सबसे पहले हम लोगों का यहाँ है पीडीएफ। चलो तो ये सबसे पहले यूनिट क्या है हम लोगों का, कम्युनिकेशन स्किल। चलो स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को, है ना। तो देखो हमारे जो कम्युनिकेशन स्किल है ना, इसका सिंपल से मतलब होता है कि हाउ डू वी कम्युनिकेट विद ईच अदर। कम्युनिकेशन स्किल का ये मतलब होता है कि कैसे कोई भी बंदा किसी दूसरे बंदे से बात करता है। इजी पीजी है। द वे ऑफ प्रेजेंटिंग आवर इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी बंदा कैसे अपने इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करता है दूसरों के सामने, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल दूं कि तुम एक नए इंसान से मिलते हो और अपने यानी कि कम्युनिकेशन की स्टाइल को अच्छा नहीं रखते हो, तो बेसिकली उस पर गलत इंप्रेशन जाएगा। तो यही सीधा सा फंडा है हमारा। कम्युनिकेशन स्किल जो है वो इंक्लूड करता है एरिया जैसे कि टॉकिंग, राइटिंग और एक्सप्रेसिंग आवर व्यूज, यानी कि कैसे हम लोग बात करते हैं, कैसे हम लोग लिखते हैं और अपने व्यूज को एक्सप्रेस करते हैं। तो पूरा चैप्टर इसी बारे में है। क्लियर है। स्टार्ट करते हैं सेशन 1 को, जो कि है मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। जो हमारा कम्युनिकेशन वर्ड है ना, ये लैटिन वर्ड से लिया गया है, जो कि है कम्युनिकेट, याद कर लेना, जिसका मतलब होता है शेयर करना। ठीक है। क्लियर और कंसाइज कम्युनिकेशन एक बहुत ही इमेंस इंपॉर्टेंस तुम लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल बेसिकली प्ले करता है तुम्हारे डे टू डे वर्क में और बिजनेस एनवायरनमेंट में, है ना। कम्युनिकेशन का 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। पहला तुम लोगों का ट्रांसमिटिंग, सेकंड लिसनिंग, तीसरा है फीडबैक। ट्रांसमिटिंग क्या होता है? ट्रांसमिटिंग का मतलब ये होता है कि तुम्हारा जो सेंडर है ना, वो अपने मैसेज को ट्रांसमिट करता है कोई भी मीडियम के थ्रू। ठीक है। लिसनिंग क्या होता है? द रिसीवर लिसन और अंडरस्टैंड द मैसेज। जो रिसीवर होता है वो मैसेज को सुनता है, उसे समझने की कोशिश करता है। फीडबैक क्या होता है? जो भी बंदा यानी कि बेसिकली मैसेज को सुनता है, उसको लेके जो भी वो अंडरस्टैंडिंग और जो भी वो बेसिकली समझता है उस चीज को लेके, उसे ही फीडबैक बोलते हैं। एग्जांपल देता हूँ कि मैं तुम लोगों को चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मैं क्या हो गया? मैं सेंडर हो गया, तुम लोग क्या हो जाओगे? रिसीवर हो जाओगे, और ये जो मोबाइल है ये हमारा मीडियम बन जाएगा, है ना। फीडबैक क्या है? फीडबैक बेसिकली तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम्हें चीजें समझ आ रही है कि नहीं आ रही, वो कमेंट्स में बताओगे। तो यही है तुम लोगों को फीडबैक, कि तुम लोगों को वीडियो कैसा लगा। तो क्लियर है, ये तीनों एग्जांपल से रिलेट कर सकते हो तुम लोग। अब कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड एलिमेंट। कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है उसके कुछ एलिमेंट्स है, समझ लेते हैं। सबसे पहला हम लोगों का क्या है? सबसे पहला सेंडर। सेंडर का क्या मतलब होता है? सेंडर का मतलब होता है जो पर्सन जो है, ऐसा इंसान जो कम्युनिकेशन को स्टार्ट करता है, उसे हम लोग सेंडर बोलते हैं। एग्जांपल दो तो मैं सेंडर हो जाऊंगा, तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा सारी चीजें। मैसेज, जो भी इंफॉर्मेशन जो है वो सेंडर भेजता है, कन्वे करना चाहता है, वो है मैसेज। ठीक है। चैनल क्या होता है? चैनल बेसिकली मीडियम होता है जिसकी थ्रू तुम लोगों को कोई भी मैसेज मिल रहा होता है। रिसीवर कौन होता है? रिसीवर बेसिकली वो पर्सन होता है जिसे मैसेज दिया जा रहा है। समझ गया होगा? इजी पीजी है, कोई भी बड़ा चीज नहीं है, हम लोगों का बेसिक चीजें हैं। अब ये जो हमारा पीडीएफ है ये dakshika.com से लिया गया है, क्योंकि मेरे को जनरली लगा कि ये पीडीएफ हेल्पफुल है, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो ऑल क्रेडिट गोज टू dakshika.com। फीडबैक क्या होता है? फीडबैक का सिंपल से मतलब है कि तुम लोग कुछ सुन रहे हो तो तुम्हें वो चीज समझ आ रहा है कि नहीं, वो फीडबैक देना, यानी कि अपना व्यूज देना कि हाँ भाई तुमने जो बोला मेरे को समझ आ गया। अब यार मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का ना अलग अलग मेथड होता है, अलग अलग टाइप से तुम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हो। जैसे फेस टू फेस, तुम लोग किसी से फेस टू फेस बात कर रहे हो तो वो आ जाएगा। फिर ईमेल के जरिए, फिर नोटिस, पोस्टर के जरिए, जो तुम लोग लव लेटर भेजते हो अपनी क्रश को, अपनी गर्लफ्रेंड को, तो वो तुम लोगों का हो जाएगा, तुम लोगों का नोटिस और पोस्टर। बिजनेस मीटिंग एंड कुछ ये हम लोगों का मेथड है, याद कर लेना। समझ गए? समझ गए। अब चूजिंग राइट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड ऑन, ठीक है, तुम लोगों का राइट मेथड जो है कम्युनिकेशन का, वो डिपेंड किस चीज पे करता है? टारगेट ऑडियंस, तुम्हारा ऑडियंस क्या है, किस पे तुम लोगों को बेसिकली मेन फोकस करना, कॉस्ट, फिर काइंड, टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन और अर्जेंसी। ठीक है, कर लिया यार। चलो अब आगे आते हैं सेशन 2 पे। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? ठीक है। नाम को पकड़ो काम क्यों हो जाएगा? नाम को पकड़ो काम हो जाएगा। वर्बल मतलब कोई भी चीज मैं बोल के समझा रहा हूं तो वो वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाता है। बहुत इजी है। वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स, ठीक है, हमारा जो वर्बल कम्युनिकेशन वो किस चीज को इंक्लूड करता है? साउंड को, वर्ड को, लैंग्वेज को और स्पीच को, है ना। स्पीकिंग बहुत ही इफेक्टिव और कॉमनली यूज्ड तुम लोगों का कम्युनिकेशन का एक माध्यम है। इट हेल्प इन एक्सप्रेसिंग आवर इमोशन इन वर्ड। इससे हम लोगों को बेसिकली ये हेल्प किस चीज में करता है कि हम लोगों का इमोशन जो है वो वर्ड्स में हम लोग एक्सप्रेस कर पाते हैं तुम्हारी वर्बल कम्युनिकेशन की हेल्प से। ठीक है। बाकी यार अगर ये वीडियो तुम लोगों को थोड़ा सा भी हेल्प आउट करेगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आईटी का प्रिपरेशन करवाऊंगा, हिंदी
देखो टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, अब कितने टाइप होते हैं वर्बल कम्युनिकेशन का? सबसे पहला है तुम लोगों का इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है रिटन कम्युनिकेशन, नेक्स्ट है स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, नेक्स्ट है पब्लिक कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ऐसा कम्युनिकेशन का फॉर्म होता है जो कि टेक प्लेस करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, यानी कि दो लोग जब एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो वो तुम लोगों का इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है। रिटन कम्युनिकेशन मतलब ऐसा कम्युनिकेशन का वे जिसपे तुम लोग लिख के कोई चीज एक्सप्लेन कर रहे हो। तीसरा स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, यानी कि ऐसा कम्युनिकेशन का वे जहां पे दो से ज्यादा लोग प्रेजेंट हो, वहां पे हम लोगों का स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन होता है। पब्लिक कम्युनिकेशन मतलब बहुत सारे लोग प्रेजेंट होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं पब्लिक कम्युनिकेशन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं भाई, चलो भाई क्लियर है भाई, आगे बता दीजिए एडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन का क्या बेनिफिट है? ठीक है, बहुत ही यूनिक मोड है बेसिकली एक कम्युनिकेशन का, जहां से हम लोग अपने आइडियाज को एक्सचेंज कर पाते हो बहुत ही जल्दी है ना। अगर तुम लोग लिख के कोई चीज किसी को सेंड कर रहे हो तो वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, वहीं पे अगर बोल के एक्सप्लेन कर रहे हो तो वो ज्यादा अच्छे से ज्यादा जल्दी कन्वे होता है मैसेज। डिसएडवांटेज क्या वर्बल कम्युनिकेशन का? देखो कभी कभी ये सीन होता है ना कि तुम किसी को बोलना कुछ और चाहते हो, अगला कुछ समझ कुछ और लेता है, तो अपने वर्ड्स को लेकर तुम्हें प्रिसाइज रहना पड़ता है वर्बल कम्युनिकेशन में, तो ये एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट क्या है? मास्टरिंग वर्बल कम्युनिकेशन। कैसे मास्टर कर सकते हो वर्बल कम्युनिकेशन को? थिंक बिफोर यू स्पीक। पहले कुछ भी बोलते हो तो उससे पहले सोच समझ के बोला करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अंडरस्टैंड द टॉपिक, पहले किस चीज के बारे में तुम्हें बोलना है, अगला क्या पूछ रहा है, पहले उस चीज को समझो कि एग्जैक्टली टॉपिक किस चीज पे बात हो रहा है, उसके बाद ही अपना व्यूज जो है उस पर रखो। ऐसा नहीं कि भाई हाथी का बात हो रहा है तुम लोग भाई शेर का बात कर दोगे कम्युनिकेशन में, ऐसा नहीं ना होता है। जो चीज का बात हो रहा है उसे समझो, उसके बाद ही जवाब दो। कुछ भी बोलोगे तो वहां पे तुम चोमू देखोगे, है ना, समझ गए? कुछ है ये चीज याद कर लेना। उसके बाद में तुम लोगों का सेक्शन 3 नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? ऐसा मीडियम, ऐसा वे ऑफ कम्युनिकेशन जहां पे हम लोग यानी कि बोल के अपने आइडियाज को एक्सप्रेस नहीं करते, वो हम लोगों का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज एक्सप्रेशन और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। एक्सचेंज करते हैं हमारे इंफॉर्मेशन के से कैसे? मैसेजेस के थ्रू, ठीक है। तो ये तुम लोगों का यानी कि बिना बोले हुए, बिना वर्ड्स को यूज किए हुए अपने आइडियाज को कन्वे करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, क्या इंपॉर्टेंस है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इन आवर डे टू डे लाइफ? ठीक है, 55% जो कम्युनिकेशन जो है वो किया जाता है, वो कैसे किया जाता है? वो तुम लोगों का बॉडी मूवमेंट, फेस, आर्म्स, इसके हेल्प से किया जाता है, याद रखना, ठीक है। 55% हम लोगों का जो कम्युनिकेशन है ये इन मेथड से किया जाता है। 38% जो कम्युनिकेशन है वो वॉइस से, टोन से, पॉजेस से किया जाता है। 7% कम्युनिकेशन जो है तुम लोगों का वर्ड की हेल्प से किया जाता है। क्लियर है? आगे आते हैं। अब यह टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कितने टाइप होते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का वो जानो। यार पहला हम लोगों का फेशियल एक्सप्रेशन, है ना, फेशियल एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है तुम्हारा पोस्चर, नेक्स्ट है गेस्चर, नेक्स्ट है टच, नेक्स्ट है स्पेस, नेक्स्ट है आई कॉन्टैक्ट और है पैरा लैंग्वेज। तो ये कुछ तुम लोगों के टाइप्स हैं, याद कर लेना, है ना। स्टार्ट करते हैं सेशन 4 को, जो कि है कम्युनिकेशन साइकिल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक। कम्युनिकेशन साइकिल क्या होता है, फीडबैक का क्या इंपॉर्टेंस होता है। आई होप यहाँ तक सारी चीजें समझ आ रही है। प्लीज प्लीज कहीं भी डाउट होगा तो कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें रिप्लाई दूं। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ये नोट्स कहाँ से मिलेगा तुम्हें? ये नोट्स तुम लोगों को बेसिकली टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत लोग ज्वाइन कर चुके हैं, ज्वाइन कर लेना। वीडियो अपलोड होते ही तुम लोगों को ये वाला हमारा नोट्स मिल जाएगा। अब यहाँ देखते हैं फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कभी भी अच्छे से कम्युनिकेशन करने के लिए सेंडर, रिसीवर एंड एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीवर अबाउट गेटिंग द मैसेज अक्रॉस व्हाइल द सेंडर सेंड इंफॉर्मेशन द रिसीवर प्रोवाइड्स फीडबैक, है ना। यहाँ पे सिंपली से ये बोला जा रहा है कि कोई भी बंदा कोई मैसेज को कन्वे करता है, यानी कि सेंडर जो है कोई मैसेज को कन्वे करता है रिसीवर को, तो रिसीवर जब तक फीडबैक नहीं देगा कि हाँ भाई मेरे को तुम्हारा मैसेज समझ आ गया, तब तक तुम लोग 100% कंफर्म नहीं हो सकते हो कि तुमने रिसीवर को वो चीज समझ आएगा कि नहीं। तो वही चीज लिखा गया कि फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक फीडबैक तुम्हारा रिसीवर नहीं देगा कि उसे समझ आया कि नहीं तुम्हारे मैसेज, तब तक तुम लोगों का जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव नहीं होगा। अब फीडबैक के कुछ टाइप्स होते हैं। क्या टाइप्स होते हैं भैया, एक्सप्लेन कर दीजिए। फीडबैक का पहला टाइप है तुम लोगों का पॉजिटिव फीडबैक। अगर तुम लोग ये वीडियो को देख रहे हो, तुम्हें ये वीडियो बहुत अच्छा लगता है, तो मेरे को पता है कि जिन्हें अच्छा लगेगा वो कमेंट करेंगे मेरे को कि हाँ भैया आपका एक्सप्लेनेशन काफी अच्छा था, तो ये पॉजिटिव फीडबैक में आ गया, यानी कि हाँ भैया मेरे को पूरा वीडियो अच्छे से समझ आ गया। नेगेटिव फीडबैक, ठीक है, अब कुछ
बच्चे जो है उन्हें समझ नहीं आएगा तो वो क्या करेंगे कि हेट कमेंट कर देंगे, है ना, कि भैया यार मेरे को नहीं समझ आया, दिस दैट आपने क्या पढ़ा, तो दिस दैट वो कर सकते, मेरे में नहीं आता है, ठीक है, किसी और में आता होगा अलग बात है। मैं एक एग्जाम्पल देगा, नो फीडबैक, मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करेंगे, कोई भी फीडबैक नहीं देंगे, है ना, उन्हें अच्छा लगेगा तो भी कमेंट नहीं करेंगे, बुरा लगेगा तो भी कमेंट नहीं करेंगे। तो वही चीज हम लोगों का क्लियर है। आगे बढ़े, अब गुड फीडबैक इज वन दैट इज, ठीक है, एक अच्छा फीडबैक क्या क्या हो सकता है, ठीक है, एक अच्छा फीडबैक हम लोगों का स्पेसिफिक होगा, यानी कि टू द पॉइंट होगा, टाइमली होगा, यानी कि तुम लोग वीडियो को देखोगे और तुरंत मैसेज यानी कि कमेंट ड्रॉप करोगे, पोलाइट होगा, यानी कि देखो किसी को वीडियो बहुत भी खराब लगेगा तो वो ना पोलाइटली मेरे को बेसिकली कमेंट करेंगे, हाँ भैया ये इंप्रूवमेंट की जरूरत है, बाकी आपका एफर्ट बहुत अच्छा है। तो ये पोलाइट तरीका हो गया जो हमारा सेंडर है उसे रिस्पॉन्स देने का। नेक्स्ट क्या, ऑफरिंग कंटिन्यूइंग सपोर्ट, यानी कि फीडबैक शेयरिंग शुड बी डन इन अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी कि तुम्हें वीडियो समझ आ रहा है कि नहीं ये तुम्हें कंटिन्यूअस प्रोसेस से बताते रहना होगा। तो यही है तुम लोगों का कुछ टाइप्स। अब इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक, फीडबैक का कुछ इंपॉर्टेंस समझते हैं। सबसे पहला है इट वैलिडेट्स इफेक्टिव लिसनिंग, बेसिकली द पर्सन प्रोवाइड्स द फीडबैक नोज दैट दे हैव बीन अंडरस्टूड, ठीक है, बेसिकली जो भी जो रिसीवर है वो चीजों को सुनेगा तो वो तुम लोगों को फीडबैक देगा कि हाँ भाई वो सारी चीजें समझ चुका है। इट मोटिवेट्स, ठीक है, तुम लोगों का इंपॉर्टेंस है फीडबैक का। बेसिकली अगर कोई फीडबैक देता है और अच्छा फीडबैक देता है तो ये वो चीज किसी भी बंदे के लिए मोटिवेशन का काम करेगा, ठीक है, वो मोटिवेट करेगा उसका फीडबैक। इट इज ऑलवेज देयर एवरी टाइम यू स्पीक टू अ पर्सन वी कम्युनिकेट फीडबैक, सो इट्स इम्पॉसिबल नॉट टू प्रोवाइड वन, ठीक है। इसका सिंपल से मतलब ये है, जब भी कोई बंदा बोलता है, स्पीक करता है, ठीक है, कोई भी पर्सन के साथ, तो उसे लगातार बेसिकली फीडबैक दिया जब जाता है तो उसका जो है वो कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होता है, ठीक है। इट बूस्ट लर्निंग को बूस्ट करता है और परफॉर्मेंस को भी बेसिकली इंप्रूव करता है। अब स्टार्ट करते हैं तुम्हारे बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्या क्या बैरियर है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का वो जान लेते हैं। सबसे पहला क्या है, व्हाट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन फॉलो बेसिक प्रिंसिपल और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल, याद करना है ना। बैरियर क्या है तुम्हारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन का, सबसे पहले फिजिकल बैरियर है ना, फिजिकल बैरियर, नेक्स्ट है लिंग्विस्टिक बैरियर, नेक्स्ट क्या है भाई देख लेते हैं, नेक्स्ट भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है तुम लोगों का लिंग्विस्टिक बैरियर, फिर इंटरपर्सनल बैरियर, फिर ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर और फिर है तुम लोगों का कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर का क्या मतलब होता है, ठीक है, कल्चरल बैरियर में ये होता है कि जो लोग हैं वो एक कल्चर के जो लोग हैं वो दूसरे कल्चर के फीलिंग्स को नहीं समझ पाते, वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो वो कल्चरल बैरियर में आता है। लिंग्विस्टिक बैरियर क्या है, द इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट यूजिंग लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज में तुम लोगों को बेसिकली पूरे इंडिया में ऑल ओवर अलग अलग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, तो लोग वहाँ पे कम्युनिकेशन में थोड़ा लैग कर जाते हैं। किसी का एकदम अलग लैंग्वेज होता है तो लोग समझ नहीं पाते, है ना, समझ गए होंगे तो याद कर लेना। आगे तुम लोगों का नेक्स्ट है वेज टू ओवरकम बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कैसे तुम लोग ओवरकम कर सकते हो, ठीक है, चीजों को। सबसे पहले कैसे बेसिकली तुम लोग अच्छे से इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हो। सबसे पहले इजी पीजी वर्ड्स को इस्तेमाल करो जिससे सामने वाले बंदा को प्रॉब्लम नहीं हो समझने में। डू नॉट फॉर्म अजम्पशन ऑन कल्चर, रिलीजन और ज्योग्राफी। किसी से भी बात कर रहे हो तो तुम कभी भी उसके कल्चर को लेकर बात मत करो, रिलीजन और ज्योग्राफी को लेकर बात मत करो। ट्राई टू कम्युनिकेट इन अ पर्सन सो मच एज पॉसिबल। ज्यादा से ज्यादा किसी से कम्युनिकेट करने की कोशिश करो, विजुअल्स के थ्रू कम्युनिकेट करो। उसके साथ साथ तुम ट्रांसलेटर्स यूज कर सकते हो अगर तुम कहीं और जा रहे हो कोई और कंट्री पे, तो ठीक है, रिस्पेक्टफुल रहो दूसरों से ताकि तुम्हारा जो कम्युनिकेशन है वो अच्छा हो। अब आगे आते हैं और देखते हैं 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। ये 7 C है, 7 बड़ा C है, C। हाँ, C है कम्युनिकेशन का। पहला क्लैरिटी, नेक्स्ट है कंप्लीटनेस, थर्ड है कंसिस्टेंस, नेक्स्ट है तुम्हारा कॉन्क्रीटनेस, फिफ्थ है कर्टेसी, सिक्स्थ है करेक्टनेस, 7 है कंसीडर। क्वेश्चन में एमसीक्यू में आ सकता है कि कितने तुम्हारे C's है कम्युनिकेशन के, तो 7 C है, याद करना और इनको याद कर लेना, है ना। अब आगे बढ़ते हैं राइटिंग स्किल एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब आते हैं थोड़ा ग्रामर पे। अब यार ऐसा वे ऑफ कम्युनिकेशन जो हम लोग लिख के बेसिकली बताते हैं उसे हम लोग बोलते हैं राइटिंग स्किल, उसे हम लोग बोलते हैं राइटिंग स्किल वाला कम्युनिकेशन। ये बेसिकली इन्वॉल्व करता है ईमेल को, लेटर को, नोट्स को, आर्टिकल को। तुम लोग अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी क्रश को लव लेटर क्लास में भेजते होगे, ठीक है। एक तुम लोगों को मैं एग्जाम्पल देता हूँ अपने क्लास की, है ना। बेसिकली मेरा एक दोस्त, हाँ बोल सकते हो दोस्ती था, तो वो ना लव लेटर लिख के अपनी
क्रश को भेज देता है भाई, उसकी क्रश जाती है और HOD से कंप्लेन कर देती है, जो बेचारे का पट्टा है भाई, उसके पेरेंट्स को भी बुला लिया जाता है। भाई 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 तो कभी ऐसा मत करना, ठीक है, नहीं तो फंस जाओगे तुम लोग। तो हाँ, लव लेटर लिखो, यानी तुम्हें पता है कि लगेगा कि हाँ भाई सामने वाला मेरे फीलिंग्स है, तभी लिखना ये सब चीज़ें। चलो आगे बढ़ते हैं। कैपिटलाइजेशन क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन, फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये सारी चीजें हो जाती है। बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? ठीक है, द पार्ट ऑफ स्पीच इंडिकेट्स हाउ अ पर्टिकुलर वर्ड फंक्शन इन अ मीनिंग। ठीक है, नॉर्मल सी चीजें, ग्रामर का याद कर लेना। सेशन 7 स्टार्ट करते हैं जो कि राइटिंग स्किल, जहाँ पे सेंटेंस एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंस। देखो टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं। 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं जो कि क्लास 10 में पढ़ा होगा। स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन और इंटरोगेटिव सेंटेंस, इमोशन रिएक्टिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑर्डर और इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो याद कर लेना, ये बेसिक था तुम लोगों का जो क्लास 10 में 9 में तुम लोगों ने कवर अप किया होगा। चलो स्टार्ट करते हैं हमारी यूनिट 2 को, जो कि है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, है ना। तो स्टार्ट करते हैं सेल्फ मैनेजमेंट स्किल को, क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। भैया एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो यार, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल आर दो स्किल, ये एक ऐसा स्किल होता है जो हेल्प करता है पर्सन टू कंट्रोल हिज थॉट्स, वर्ड्स, फीलिंग्स, एक्शन। यानी कि ये एक ऐसा तुम लोगों का पर्सन का एबिलिटी होता है जहां पे वो अपने थॉट्स को, वो अपने वांट्स को, अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करता है। तो ये सेल्फ मैनेजमेंट होता है। इट अलाउ यू टू मैक्सिमाइज योर प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस। अगर कोई भी बंदा अपने आप को सेल्फ मैनेज करके रखता है तो उससे उसका परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज होता है, एनहांस होता है, क्लियर है, और वो करियर में बहुत आगे तक भी बढ़ता है। When we talk about employability skill, self management skill help you to manage a good career path, है ना। बहुत ईजी है, बेसिक चीजें हैं, याद करना। अब आगे बढ़ते हैं भैया। फॉलोइंग आर सम स्किल यू मस्ट मास्टर टू बी सक्सीड इन लाइफ। कुछ ये स्किल्स है तुम्हारे स्क्रीन पे जो अगर तुम मास्टर करते हो तो अपने लाइफ में बहुत सक्सेसफुल बन सकते हो। पहला क्या है? सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस अपने अंदर लाओ कि तुम लोगों को बेसिकली क्या तुम लोग अपने लाइफ में गलत कर रहे हो, क्या तुम लोग सही करोगे तो तुम आगे बढ़ सकते हो। तो सेल्फ अवेयरनेस लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि तुम लोग जो काम अगर कुछ गलती करते हो तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। हाँ भैया मैंने गलती किया, मेरे को माफ कर दो, आगे से गलती नहीं होगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो चीजों की। अगर तुम्हारे घर का कंडीशन अच्छा नहीं है तो ट्राई करो कम एज से कि हाँ भैया मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ अपने फैमिली का, और मैं कोशिश करूंगा शुरू से कि कुछ बड़ा करने की लाइफ में, ताकि हमारी फैमिली का जो है वर्कलोड वो कम होगा, वो अच्छा जीवन जी सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट, अपने टाइम को मैनेज करना सीखो। अब तुम लोग दिन भर फ्री फायर खेलोगे, गर्लफ्रेंड से चैट करोगे तो क्या ऐसे बंदा सक्सेस पा सकता है? नहीं पा सकता है। गर्लफ्रेंड से चैट करना गलत नहीं है, लेकिन एक लिमिटेड टाइम सारी चीजों को देना जरूरी है। ठीक है, मेन फोकस तुम्हारा करियर होना चाहिए, बाकी सारी सेकेंडरी चीज। नेक्स्ट है एडेप्टेबिलिटी, स्टे करेंट विद द बेस्ट प्रैक्टिसेस। यानी कि तुम लोग अगर अच्छा से कोई चीज में लगे हुए हैं तो उसमें अडेप्ट कर चुके हैं तो उस चीज को कंटिन्यू करो। ठीक है, समझ गया। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1 स्टार्ट करते हैं जो कि स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है? जब तुम्हारी क्रश तुम्हारे प्रपोजल को मना कर देती है तब स्ट्रेस आता है ना, वही है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस क्या होता है देख लेते हैं। स्ट्रेस तुम्हारा डिफाइन किया जा सकता है इमोशनल, मेंटल, फिजिकल और सोशल रिएक्शन टू एनी प्रिसीव्ड डिमांड्स और थ्रेट। यानी कि बेसिकली अगर तुम्हारी जो क्रश है वो तुम्हें मना कर देती है तो तुम लोग रात भर सोते नहीं हो गाइस, तो वो चीज है स्ट्रेस, जहाँ पे तुम लोग बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाते हो, है ना। द डिमांड और थ्रेट आर कॉल्ड स्ट्रेसर के चलते ही तुम्हें स्ट्रेस आता है ना। स्ट्रेसर आर द रीजन फॉर स्ट्रेस। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर टू क्लोज टू द एग्जाम बट फील अनप्रिपेयर्ड। ठीक है, तुम्हारा बोर्ड एग्जाम एक दिन बाद है और तुम्हारा प्रिपरेशन तुम्हें बहुत ज्यादा लग रहा है कि नहीं हुआ है, तो तुम्हारे में क्या आएगा? स्ट्रेस आएगा, है ना। कुछ एग्जाम्पल है, याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं, तुम्हारे स्ट्रेस मैनेजमेंट को स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, स्ट्रेस मैनेजमेंट का सिंपल सा हमारा फंडा क्या है? मैनेजिंग स्ट्रेस। कैसे हम लोग स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं? सिंपल सा हम लोगों का फंडा है ना। मैनेजिंग स्ट्रेस इज अबाउट मेकिंग अ प्लान। इसमें हम लोग प्लान्स को बनाते हैं टू बी एबल टू कोप इफेक्टिवली विद डेली प्रेशर, जिससे यानी कि डेली प्रेशर में हम लोग हमारे प्लान्स को एग्जीक्यूट कर पाते हैं। यही है हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट। द अल्टीमेट गोल इज टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन लाइफ। ठीक है, अल्टीमेट गोल क्या है हमारा कि लाइफ का, वर्क का और रिलेशनशिप का, रिलैक्सेशन सब चीज का जो हम लोगों का कॉम्बिनेशन हो वो अच्छे से कर पाए। ठीक है, सब चीज को अच्छे
अच्छे से मैनेज कर पाए, यानी कि सारी चीजों को मेंटेन कर पाए अच्छे से। बाय डूइंग दिस यू आर एबल टू डील विद द डेली स्ट्रेस। ठीक है, अगर एग्जांपल देता हूँ कि तुम लोग अपने रिलेशन में बेस्ट दे रहे हो लेकिन पढ़ाई में बेस्ट नहीं दे रहे हो, तो तुम्हारा ग्रेड्स है वो कम होगा, तो स्ट्रेस इधर से आएगा, है ना। तो दोनों चीज को क्या रखना है, इक्वल में रखना है कि इधर भी फुल एफर्ट दे रहे हो, इधर भी फुल एफर्ट दे रहे हो, तो वो चीज होता है। अगर सपोज करते तुम्हारी गर्लफ्रेंड से तुम्हारा 1 घंटा बात होता है, तो उसके बाद फिर तुम जाके फ्री फायर खेलने लगोगे, पबजी खेलने लगोगे, तो फिर तो टाइम वेस्ट है ना। अगर 1 घंटे कहीं वेस्ट कर रहे हो तो 1 घंटा तुम लोगों को पढ़ाई में भी देना होगा ना, वो चीज है, समझ लो। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑलवेज कीप इन माइंड द ABC ऑफ स्ट्रेस। ABC जो स्ट्रेस मैनेजमेंट का, उसे दिमाग में रखना। एडवर्सिटी और द स्ट्रेसफुल इवेंट, ठीक है। बिलीव और द वे यू रिस्पॉन्ड टू द इवेंट। सी मतलब कॉन्सिक्वेंसेज और एक्शन एंड आउटकम ऑफ द इवेंट, ठीक है, याद करना। अब 3 स्टेप है जिससे तुम लोग मैनेज कर सकते हो स्ट्रेस को। क्या क्या 3 स्टेप है भैया, एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, तुम लोगों को ब्लरी दिख रहा होगा, तो इसका तुम लोगों को PDF कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पे मिलेगा। बी अवेयर दैट यू आर स्ट्रेस। ठीक है, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें स्ट्रेस है और किस चीज को लेकर स्ट्रेस है, इसे भी पता होना चाहिए। आइडेंटिफाई वेदर इज कॉजिंग यू स्ट्रेस। ठीक है, फिर आइडेंटिफाई करो कि तुम लोगों को बेसिकली ये चीज स्ट्रेस दे रहा है कि नहीं। तीसरा स्टेप, अप्लाई स्ट्रेस मैनेजमेंट मेथड। स्ट्रेस मैनेजमेंट मेथड को तुम लोग अप्लाई कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट टेक्निक क्या है, हियर आर फ्यू सिंपल स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक। कुछ ऐसे टेक्निक है जिससे अपने स्ट्रेस को यानी कि टेंशन को मैनेज कर सकते हो। पहला क्या है, टाइम मैनेजमेंट। प्रॉपरली तुम लोग टाइम को मैनेज करो, ठीक है। आधा घंटा गेम खेल रहे हो, आधा घंटा क्रश से बात कर रहे हो, 1 घंटा पढ़ाई कर रहे हो, तो सब चीज मैनेज हो जाएगा। अब यार 6 घंटा क्रश से बात कर रहे हो, पढ़ाई को 2 घंटा दे रहे हो, तो टेंशन आएगा ना यार। तो वही चीज है, टाइम को मैनेज करना सीखो। नेक्स्ट चलते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज एंड फ्रेश एयर। बेसिकली जिम शिम जाओ, इससे तुम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। कोई भी स्पोर्ट्स को खेलो डेली 1 घंटा, इससे तुम लोगों का स्ट्रेस जो है वो कम होगा। हेल्दी डाइट लो, जंक फूड ऑयली चीजों से दूर रहो। अगर तुम लोग ओवरवेट पे आ जाओगे तो वो भी स्ट्रेस का कारण बनता है। पॉजिटिव रहो कि हाँ, आई विल डू इट, आई कैन डू इट, आई शुड डू इट। ये वाला माइंडसेट रखो कि हाँ, जीवन में कोई भी बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम आ गया, हम लोग फेस करेंगे, उससे बाहर निकलेंगे। तो हाँ, पॉजिटिव माइंडसेट रखना इंपॉर्टेंट है। स्लीप प्रॉपर 7 से 8 घंटा का स्लीप इंपॉर्टेंट है। अगर उतना नहीं लेते हो तो स्ट्रेस फील होगा तुम्हारे दिमाग में। हॉलीडेज विद फैमिली, बीच बीच में अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ घूमने जाओ, बहुत ही ज्यादा चिलैक्स आप होके आओगे। एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंट, ठीक है। इफ यू कैन बिकम अ काम एंड रिलैक्स पर्सन, अगर तुम लोग काम और रिलैक्स पर्सन बन सकते हो, यू विल हैव द एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, ठीक है, इंडिपेंडेंटली। अगर तुम लोग काम और रिलैक्स तरीके से काम करोगे तो तुम इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ चीजें याद कर लेना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज वंस ओन इमोशन एज वेल एज इमोशन ऑफ अदर। इसका मतलब क्या होता है, इसका सिंपल से ये कहना है कि अगर तुम लोग इमोशनल इंटेलिजेंट हो तो इसका ये मतलब है कि तुम लोग अपने खुद के फीलिंग को समझ सकते हो और दूसरे के फीलिंग को भी समझ सकते हो कि पर्टिकुलर बंदा क्या या फिर बंदी क्या सोच रही है, यानी कि उस किस चीज को लेके दुखी है ना। अगर अपने क्रश का फीलिंग्स को नहीं पकड़ोगे, गर्लफ्रेंड का फीलिंग को नहीं पकड़ोगे तो ज्यादा दिन तक टिके रहोगे रिलेशन में, नहीं टिके रहोगे। इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट है। खुद को फीलिंग को पकड़ो कि हाँ भाई तुम पर्टिकुलर लड़के से प्यार करते हो कि नहीं, है ना, ज्यादा पर्सनल ले जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्या है, इमोशनल अवेयरनेस, द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द नेम ऑफ वंस इमोशन, ठीक है। तुम खुश हो, तुम दुखी हो, तो अपने इमोशन को पकड़ो कि हाँ भैया ये पर्टिकुलर इंसान मेरे को खुशी नहीं दे रहा है, जबरदस्ती वहां पे नहीं रहना है, क्लियर है। चलो हैरेसिंग इमोशन, अपने इमोशंस को हैरास करना बंद करो कि हाँ भैया मेरे को दुखी है हम पर्टिकुलर बंदे के साथ, फिर भी उसी के साथ रहेंगे, ठीक है। मैनेजिंग इमोशन, अपने इमोशन को मैनेज करना सीखो, ठीक है। सम स्टेप टू मैनेज इमोशनल इंटेलिजेंस आर गिवन बिलो, ठीक है। कुछ स्टेप्स है जिससे अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को मैनेज कर सकते हो। अंडरस्टैंड योर इमोशन, अपने आप को समझना सीखो। जब तक खुद को नहीं समझोगे तब तक दूसरों को नहीं समझ सकते हो। रैशनलाइज, डू नॉट टेक डिसीजन अब्रप्टली, यानी कि कोई भी डिसीजन लेते हो तो बहुत जल्दी मत लिया करो, उसके बारे में सोचो समझो उसके बाद लो, क्लियर है। प्रैक्टिस में क्या होता है, डू मेडिटेशन और योगा, मेडिटेशन करो, योगा करो, उससे तुम लोगों को रिलीफ मिलेगा। अब आते हैं सेशन 2 में जो कि सेल्फ अवेयरनेस है ना। क्या है सेल्फ अवेयरनेस, देख लेते हैं। टेक्निक फॉर आइडेंटिफाइंग योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, क्या क्या तुम लोगों का टेक्निक होता है जिससे तुम अपने स्ट्रेंथ को और वीकनेस को
बेसिकली पता कर सकते हो। फाइंडिंग स्ट्रेंथ, अपने एबिलिटीज को पहले पता करो, ठीक है। थिंक ऑफ एनीथिंग दैट यू आर ऑलवेज सक्सेसफुल एट, पहले ये चीज सोचो कि किस चीज में तुम लोग हमेशा सक्सेसफुल हो, अपना बेस्ट दे सकते हो। थिंक अबाउट व्हाट अदर लाइक इन यू, ठीक है। फिर ये सोचो, सेकेंड स्टेप में ये सोचना है कि दूसरे जो बंदे हैं वो तुम्हारे अंदर क्या अच्छा देखते हैं कि तुम किस चीज में बेस्ट हो। टेक आउट टाइम एंड थिंक अबाउट व्हाट यू डू वेल, ठीक है। फिर टाइम निकालो और ये सोचो कि किस चीज में तुम बेस्ट हो। फाइंडिंग वीकनेस, ऐसे तुम लोग वीकनेस को ढूंढ सकते हो। पॉइंट आउट द एरियाज वेयर यू स्ट्रगल, ठीक है। ऐसे एरियाज को पॉइंट आउट करो कि जहां पे तुम लोग स्ट्रगल करते हो। लुक एट द फीडबैक ऑफ अदर, दूसरे का फीडबैक लो कि इस एरिया से तुम कैसे बाहर आ सकते हो। बी ओपन टू फीडबैक, और फीडबैक के लिए तुम ओपन हो। ऐसा नहीं कि कोई बंदा तुम्हें फीडबैक दे रहा है और एकदम गाली गलौज करना शुरू कर दिया, तुमने मेरे को ऐसा क्यों बोला, तो ऐसा नहीं है। उसे तुम लोगों को पॉजिटिव तरीके से लेना है। डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट और एबिलिटी, एबिलिटी और इंटरेस्ट का क्या तुम लोगों का बेसिकली डिफरेंस है। इंटरेस्ट क्या होता है, थिंग्स दैट यू लाइक टू डू, है ना, इन अ फ्री टाइम। इंटरेस्ट मतलब क्या है, चीजें जो तुम लोग बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज्यादा पसंद करते हो फ्री टाइम में करना, वही तुम्हारा इंटरेस्ट होता है। एबिलिटी ऐसा चीज जो तुम लोगों के अंदर इनबिल्ट होता है, जिसमें तुम लोग कर सकते हो बेस्ट अपना, वो तुम्हारा एबिलिटी होता है। सेशन 3 क्या होता है, सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है, इनर टॉक, इनर फोर्स, जो तुम लोगों को कोई भी गोल को अचीव करने के लिए फोर्स करता है, उसे हम लोग बोलते हैं सेल्फ मोटिवेशन। क्वालिटी क्या होता है सेल्फ मोटिवेटेड पीपल का, पहला क्वालिटी होता है हम लोगों का नोइंग व्हाट दे वांट फ्रॉम लाइफ, ठीक है। उन्हें पता है कि लाइफ से उन्हें क्या चाहिए, वो फोकस्ड होते हैं, उन्हें पता है कि क्या इंपॉर्टेंट है उनके लाइफ के लिए, और वो अच्छे से डिसीजन लेते हैं अपने ड्रीम्स को लेके सोच समझ के। बिल्डिंग सेल्फ मोटिवेशन, कैसे सेल्फ मोटिवेशन को बिल्ड कर सकते हो, अपने स्ट्रेंथ को ढूंढो, अपने फोकस करो अपने गोल पे, डेवलप प्लान को बनाओ कैसे करना है, अचीव करो गोल को अपना, और लॉयल रहो अपने गोल के साथ, ठीक है। अपने क्रश से बात करना रहेगा तो ऐसा नहीं अपने पढ़ाई को स्किप कर देंगे ना, वैसा नहीं करना है, ठीक है। सेशन 4 क्या है, सेल्फ रेगुलेशन और गोल सेटिंग। सेल्फ रेगुलेशन और गोल सेटिंग क्या होता है, ठीक है। गोल क्या होता है, दे आर सेट ऑफ ड्रीम। गोल क्या होता है, तुम लोगों का ड्रीम का एक ऐसा सेट है ना, विथ अ डेडलाइन टू गेट देम। फॉर एग्जांपल सेविंग पॉकेट मनी टू बाय अ फेवरेट मोबाइल फोन एट अ पर्टिकुलर डेट, है ना। गोल क्या है, बेसिकली ऐसा चीज जो तुम्हें चाहिए रहता है और उस चीज के लिए तुम एफर्ट्स करते हो, उसे हम लोग बोलते हैं गोल। गोल सेटिंग क्या होता है, इट इज ऑल अबाउट फाइंडिंग एंड लिस्निंग द गोल, देन प्लानिंग ऑन हाउ टू अचीव देम, ठीक है। बेसिकली गोल सेट करना कि तुम्हें लाइफ में क्या करना है, तुम्हें क्या चाहिए और उसके लिए मेहनत करना। हाउ टू सेट गोल, गोल सेट करने का सिंपल सा तरीका है, स्पेसिफिक चीजों को सेट करो, है ना। स्पेसिफिक एंड क्लियर गोल आंसर 6 क्वेश्चन। कोई भी गोल को बेसिकली तुम लोगों को अचीव करना है तो उसको इसके लिए 6 क्वेश्चन को खुद से पूछना होगा। क्या 6 क्वेश्चन है, हु इज इन्वॉल्व इन द गोल, ठीक है। कौन है तुम लोगों का गोल में इन्वॉल्व, ठीक है। व्हाट डू आई वांट, उस गोल को अचीव करने के लिए क्या मेरे को करना है, कहाँ से मैं स्टार्ट करूँ, व्हाट डू आई स्टार्ट एंड फिनिश, ठीक है। व्हेन कब मैं स्टार्ट करूँ और इस चीज को फिनिश करूँ। विच मीन्स डू आई यूज, कैसे मैं गोल तक पहुंचूँ, व्हाई आई एम डूइंग दिस, एग्जैक्टली मैं अपने गोल के लिए ये सारी चीजें क्यों कर रहा हूँ, मुझे को खुशी मिलेगी अंदर से, मुझे पैसा कमाना है, तो वो चीजें है ना। चलो चलो चलो, बाकी है मेजरेबल गोल, आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। एक मेजरेबल गोल ये सारी चीजें आंसर देती है, हाउ मच, हाउ मेनी एंड हाउ डू आई नो दैट आई हैव अचीव द, तुम लोगों का रिजल्ट, ठीक है, आई हैव अचीव द रिजल्ट। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, अचीवेबल, ठीक है, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। सेशन 5 में स्टार्ट करते हैं, जो कि तुम लोगों का सेल्फ रेगुलेशन, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट देख लेते हैं, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट एंड इट्स इंपॉर्टेंट। द टाइम मैनेजमेंट इज द थिंकिंग स्किल दैट हेल्प यू टू, है ना, कंप्लीट टास्क, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट जो है वो थिंकिंग स्किल होता है, जिससे तुम लोगों को हेल्प करता है, क्या चीज़ है, टास्क को कंप्लीट करने में, टाइम में, है ना। मेक अ डेली टाइम टेबल, डेली टाइम को बनाने में हेल्प करता है। मेक अ गुड गेस, ठीक है, गुड गेस में हेल्प करता है। सबमिट होमवर्क एंड असाइनमेंट और टाइम, अगर तुम लोग टाइम मैनेजमेंट करते हो तो अपने होमवर्क और असाइनमेंट को टाइम से कर सकते हो। वेस्ट नहीं करना तुम्हें टाइम, पूरे दिन को, ठीक है, पूरे दिन के टाइम को वेस्ट नहीं करना। नेक्स्ट चलते हैं 4 स्टेप्स फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। 4 स्टेप है जिससे तुम इफेक्टिवली अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो, ऑर्गेनाइज, ठीक है। प्लान्स बनाओ कि पूरे दिन में मेरे को ये काम करना है, वो काम करना है। फिर बेसिकली तुम लोगों को टाइम को सेट करना है कि हाँ इतना देर मेरे को ये काम करना है, उतना देर मेरे को ये काम करना है। प्रायोरिटाइज, मेक
टू डू लिस्ट बनाओ कि मेरे को क्या क्या करना है, कंट्रोल, अपने आप को कंट्रोल करो कि हाँ भाई अगर मेरे को एक घंटा गेम खेलना, 1 घंटा सोना है, तो सोने के टाइम को काट के मैं गेम खेलने ना चले जाऊँ, पढ़ना आधा घंटा तो आधा घंटे के टाइम को पढ़ने की जगह मैं सोने में ना दे दूँ। तो वो चीज़ है ट्रैक, आइडेंटिफाई करो कि कहाँ तुम्हारा पूरा दिन गायब हुआ, क्या तुमने अपने गोल्स को अचीव किया पूरे दिन का कि नहीं। तो ये सारी चीजें हैं, आई होप तुम लोग समझ गए होगे, है ना। चलो 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 स्टार्ट करते हैं हमारे यूनिट 3 को, जो कि है हमारा बेसिक आईसीटी स्किल। अब मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को, ठीक है। तुम लोग पानी पी सकते हो, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो अब चलो यार स्टार्ट करते हैं बेसिक आईसीटी स्किल को। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ हम लोग पढ़ने वाले तुम्हारे कंप्यूटर के बारे में बेसिक चीजें पढ़ेंगे। पहला ये हम लोगों का कुछ सेशन है, 4 सेशन हम लोगों को पढ़ना है। अब आगे स्टार्ट करते हैं। इन दिस चैप्टर बेसिक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्किल क्लास 10 वी विल लर्न सम बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पर हम लोग कुछ बेसिक चीजें पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में, है ना। सेशन 1 स्टार्ट करते हैं, बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन क्या होता है। आईसीटी स्किल हेल्प अस टू कम्युनिकेट, रन आवर बिजनेस एंड स्टे कनेक्टेड विद आवर family and friends. Hence, every person needs to acquire ICT skill and build them to stay updated with the latest software and application. ये कुछ बेसिक चीजें हैं, याद करने की जरूरत नहीं है। अब ये स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक को, जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। क्या होता है ये समझते हैं। अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 मेन पार्ट, 2 मेन पार्ट हमारे बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम मिलकर से बनते हैं, 2 चीजों से मिलकर बनते हैं। पहला है हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है भैया जान लो, ठीक है, आ सकता है एग्जाम में। हार्डवेयर द फिजिकल पार्ट दैट वी कैन सी एंड टच आर कॉल्ड हार्डवेयर। जो फिजिकल चीजें तुम लोग देखते हो कंप्यूटर में, जिसे हम लोग टच कर सकते हैं, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं। इट इज द मशीनरी ऑफ अ कंप्यूटर। ये मशीन से जो होता है, जो कंप्यूटर में प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल क्या है, कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू, क्लियर है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, द पार्ट विच कैन नॉट बी सीन, ऐसे पार्ट जो देखा नहीं जा सकता उसे सॉफ्टवेयर बोलते हैं। इट मेक्स द हार्डवेयर वर्क, यानी कि जो सॉफ्टवेयर है ये बड़ा भाई है तुम्हारा हार्डवेयर का। सॉफ्टवेयर काम करेगा तभी तुम्हारा हार्डवेयर काम कर सकता है, ठीक है। ये क्या चीज एग्जाम्पल क्या है, विंडोज, एमएस ऑफिस एक्सेट्रा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम दिस इज द सिस्टम दैट स्टार्ट वर्किंग एज सून एज कंप्यूटर स्विच ऑन। यानी कि ऐसा तुम लोगों का, यानी कि सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर जो तुरंत ही काम करना स्टार्ट कर देता है जैसे तुम्हारा कंप्यूटर जो है वो ऑन होता है, उसे ओएस बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। इट डिस्प्लेज द डेस्कटॉप ऑन द मॉनिटर, ठीक है, ये तुम्हारे डेस्कटॉप को दिखाता है मॉनिटर में, क्लियर है। क्या है एग्जांपल, उबुंटू, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक ओएस, ये तुम्हारे एग्जांपल है ना। आगे चलते हैं। स्टार्टिंग में कंप्यूटर कैसे स्टार्ट कर सकते हो, कंप्यूटर को बेसिक चीजें टू स्टार्ट अ कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, तुम लोगों को पावर बटन को प्रेस करना है, जो कि सीपीयू में प्रेजेंट है। ये तुम लोगों के ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट कर देगा, और फिर डेस्कटॉप जो रहेगा तुम्हारा मॉनिटर रहेगा, उसका स्क्रीन ऑन हो जाएगा। बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड व्हेन कंप्यूटर स्टार्ट्स अ कंप्यूटर ऑटोमेटिकली रन्स अ बेसिक प्रोग्राम कॉल्ड BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। ये जैसे कि तुम्हारा कंप्यूटर ऑन होगा वैसे ये स्टार्ट हो जाता है। सून एज इट इज स्विच्ड ऑन और द पावर बटन इज पुश्ड ऑन, ठीक है। जैसे तुम्हारा पावर बटन जो है वो ऑन किया जाता है, द BIOS डज अ सेल्फ टेस्ट। ये BIOS जो हम लोगों का है वो सेल्फ टेस्ट करता है। If the self test shows that the system is fine, अगर ये सेल्फ टेस्ट में पता चल जाता है कि सिस्टम हमारा ठीक से काम कर रहा है, the BIOS will load the operating system। उसके बाद जो BIOS है वो तुम्हारे ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर देगा, है ना। लॉगिन एंड लॉग आउट, when you log in to the computer with your login ID and password, the computer knows that you are an authorized person। यहाँ पे हम लोगों को ये बोल रहा है कि जैसे तुम लोग कंप्यूटर को ऑन करोगे वैसे ही तुम लोगों को अपने पासवर्ड को और यूजर आईडी को डालना पड़ता है, जिससे तुम्हारा जो कंप्यूटर है उसे पता चल जाता है कि हाँ सही बंदे ने कंप्यूटर को ओपन किया है। शटिंग डाउन अ कंप्यूटर, कैसे तुम लोग सेट कर सकते हो कंप्यूटर को, यू कैन शट डाउन द विंडोज कंप्यूटर बाय क्लिकिंग स्टार्ट बटन एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर एंड देन क्लिक शट डाउन। बेसिक चीजें हैं तुम लोगों को पता होगा। यूजिंग द कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या है तुम लोगों का, कीबोर्ड तुम लोगों का इनपुट डिवाइस है जो तुम लोगों को हेल्प करता है टेक्स्ट के लिए, नंबर्स के लिए और कमांड देता है, क्लियर है। फंक्शन क्या है तुम लोगों का, फंक्शन की क्या काम करता है, कीज लेबल फ्रॉम F1 to F12 आर फंक्शन
फंक्शन की इंपॉर्टेंट चीज है, याद कर लो कि तुम्हारा जो जितने भी कीज होते हैं F1 से F12 के बीच, उसे हम लोग फंक्शन की के नाम से जानते हैं। यू कैन यूज देम टू फॉर स्पेसिफिक फंक्शन, कुछ स्पेसिफिक फंक्शन के लिए तुम उसे यूज कर सकते हो। क्या क्या है देख लेते हैं। सबसे पहला कमांड की सच एज कंट्रोल CTRL शिफ्ट स्पेस बार अल्ट कैप्स लॉक टैब, ये तुम्हारा कंट्रोल की में आ जाता है। इंटर की में क्या होता है, इंटर की कुछ भी चीज को ओके करना रहता है तो इंटर की को प्रेस करना रहता है। पंचुएशन की क्या होता है, पंचुएशन की इंक्लूड की लाइक पंचुएशन मार्क है ना, इजी पीजी है। नेविगेशन की क्या करता है, की सच एज एरो की, होम एंड पेज अप एंड पेज डाउन, ये सारा नेविगेशन की होता है तुम्हारा। कमांड की क्या होता है, की सच एज इंसर्ट डिलीट बैक स्पेस, ये तुम्हारा कमांड की होता है। विंडोज की क्या होता है, प्रेसिंग द दिस की ओपन स्टार्टअप मेन्यू, जैसे ही इसको दबाओगे तो तुम्हारा स्टार्टअप मेन्यू ओपन हो जाएगा। यूजिंग अ माउस, माउस क्या होता है, एक छोटा सा इनपुट डिवाइस होता है जिससे तुम लोग अपने कर्सर को मूव करते हो, कोई भी चीज को सेलेक्ट कर पाते हो। इजी पीजी है। रोल ओवर, ठीक है, पॉइंट एंड क्लिक, ठीक है, पॉइंट करोगे क्लिक करोगे तो वो चीज ओपन हो जाएगा। ड्रैग एंड ड्रॉप, किसी भी चीज को माउस के से ड्रैग करके कहीं और ले जाओगे, ड्रॉप करोगे तो वहां चला जाएगा। डबल क्लिक से कोई भी चीज तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं सेशन 2 को, जो किया तुम लोगों का फाइल्स एंड फोल्डर क्या होता है देख लेते हैं। और इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर इज केप्ट इन फाइल, यानी कि इंपॉर्टेंट चीज है, जितना भी तुम लोगों का इंफॉर्मेशन जो होता है कंप्यूटर में स्टोर, वो कहाँ पे रहता है, फाइल्स में रहता है। ईच फाइल इज गिवन अ फाइल नेम, हर फाइल तुम लोगों को, हर फाइल को एक नेम दिया जाता है। और फाइल नेम एक्सटेंशन दैट आइडेंटिफाई द फाइल टाइप, ठीक है। एग्जांपल क्या है, TXT, JPG और MP3, है ना। अब फोल्डर इज अ लोकेशन वेयर ग्रुप ऑफ फाइल्स कैन बी स्टोर्ड, ठीक है। तुम लोगों का एक फोल्डर लोकेशन होता है जहां पे, फोल्डर क्या होता है, तुम लोगों का एक ऐसा लोकेशन होता है जहां पे ग्रुप ऑफ फाइल्स तुम्हारा जो है प्रेजेंट होते हैं। बेसिक शॉर्टकट कीज के बारे में जान लेते हैं, 1 मार्क्स में आ सकता है, MCQ में आ सकता है। कंट्रोल Z से तुम्हारा अंडू होता है, कंट्रोल Y से तुम लोगों का रीडू होता है, कंट्रोल A से तुम्हारा सेलेक्ट होता है, ठीक है। कंट्रोल X से कट होता है, C से कॉपी होता है, कंट्रोल प्लस V से पेस्ट होता है, कंट्रोल प्लस P से तुम्हारा प्रिंट होता है, कंट्रोल प्लस S से सेव होता है, ठीक है। सेशन 2 कंप्लीट हुआ, सेशन 3 स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर केयर एंड मेंटेनेंस, कैसे तुम्हारे कंप्यूटर को तुम केयर कर सकते हो, प्यार कर सकते हो, मेंटेन करके रख सकते हो, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर, क्या इंपॉर्टेंस है इसका, टेकिंग केयर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच एज कंप्यूटर मोबाइल हेल्प द सिस्टम टू वर्क, अच्छे से तुम लोग ध्यान रखोगे अपने कंप्यूटर का, अपने मोबाइल का, तो वो लॉन्ग टर्म तक अच्छे से काम कर सकते हैं। बेसिक टिप क्या है, कैसे तुम इससे अच्छा रख सकते हो कीबोर्ड को, यू कैन क्लीन द कीबोर्ड विद अ सॉफ्ट ब्रश, कीबोर्ड को टाइम टू टाइम साफ किया करो सॉफ्ट ब्रश से, ठीक है। स्क्रीन, यू कैन वाइप द स्क्रीन विद अ सॉफ्ट क्लॉथ, अगर स्क्रीन गंदा हो जाता है तो टाइम टू टाइम उसे वाइप किया करो सॉफ्ट क्लॉथ से, है ना। नेक्स्ट क्या है, हैंडल डिवाइस केयरफुली, जो डिवाइस है उसे अच्छे से यूज करो, केयरफुली यूज करो, उस पर ज्यादा यानी कि कीबोर्ड यूज करो तो जोर जोर से मत मारो, है ना। कीप द कंप्यूटर कूल, कंप्यूटर को कूल रखो, है ना। उसे कभी भी बेड पे रख के मत यूज करना तो वो ज्यादा हीट होता है। डू नॉट ओवर चार्ज योर बैटरी, कभी भी बैटरी को ज्यादा चार्ज करोगे तो उसका जो लाइफ स्पैन है वो डिग्रेड होता है ना। ऑलवेज प्लग इन डिवाइस केयरफुली, हमेशा जो डिवाइस का प्लग होता है उसे केयरफुली डाला करो। डू नॉट रन टू मेनी प्रोग्राम एट अ टाइम, बहुत सारे प्रोग्राम एक टाइम पे कंप्यूटर में मत रन करवाया करो, ठीक है। प्रिपेयर अ मेंटेनेंस शेड्यूल, ठीक है। कैसे तुम लोग मेंटेन कर सकते हो, डेली मेंटेनेंस, ठीक है, जहाँ पे तुम लोग अपने ईमेल बॉक्स को क्लीन कर सकते हो, ईमेल को तुम लोग बेसिकली जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा उसके क्लीन कर सकते हो। वीकली में क्या मेंटेन कर सकते हो, कीबोर्ड को क्लीन कर सकते हो, मॉनिटर को क्लीन कर सकते हो, सीपीयू और प्रिंटर पे डस्ट है उससे तुम लोग रिमूव कर सकते हो और डाटा को बैकअप में रख सकते हो। मंथली मेंटेनेंस में क्या कर सकते हो, जितने भी फोटोग्राफ है उसे ट्रांसफर कर सकते हो और गलत फोटोज यानी कि जो इंपॉर्टेंट ना हो उसे डिलीट कर सकते हो। फोटोज को ऑर्गेनाइज कर सकते हो फोल्डर में, क्लीन अप डाउनलोड फोल्डर, ठीक है, डाउनलोड फोल्डर को क्लीन अप कर सकते हो, ठीक है। रिसेंटली डिलीट वाले फोल्डर में जितने भी चीजें रिसेंटली डिलीट में सबको डिलीट कर सकते हो। तो कुछ बेसिक चीजें याद करेंगे, एनुअली तुम लोग कैसे मेंटेन कर सकते हो वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। बैकअप योर डाटा, अब देखो कंप्यूटर यूज कर रहे हो तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अपने डाटा का बैकअप जरूर रखना, क्योंकि कभी कभी कंप्यूटर चलते चलते ही बंद हो जाता है ना। बैकअप डाटा मींस सेव द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट ऑन योर कंप्यूटर। बैकअप ऑफ डाटा मतलब क्या होता है, जो भी चीजें, जो भी इंफॉर्मेशन तुम्हारे कंप्यूटर में सेव है उसे कहीं और बैकअप करके रख लेना, है ना।
ताकि तुम्हारा कंप्यूटर क्रैश करे, बाई चांस फॉर्मेट हो जाए, डिलीट हो जाए, तो तुम्हें तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट डाटा प्रेजेंट हो। स्कैनिंग एंड क्लीनिंग ऑफ वायरस, टाइम टू टाइम तुम लोगों को वायरसेस को स्कैन करना, क्लीन करना, नहीं तो तुम्हारा जो डाटा वो चोरी हो जाएगा, तुम्हारा लैपटॉप कंप्यूटर खराब हो सकता है ना। रिमूविंग स्पैम फ्रॉम योर कंप्यूटर, जितने भी स्पैम तुम्हारे कंप्यूटर में प्रेजेंट है उसे रिमूव करके रख सकते हो। सेशन 4 को स्टार्ट करते हो जो कि कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड पायरेसी, ठीक है। इस पे कंप्यूटर की सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे और पायरेसी के बारे में पढ़ेंगे। थ्रेट ऑफ अ कंप्यूटर, थ्रेट आर वेज इन विच पर्सनल इंफॉर्मेशन कैन बी लीक फ्रॉम अ कंप्यूटर विदाउट योर नॉलेज। यानी कि थ्रेट क्या होता है, ये ऐसा तुम लोगों का प्रॉब्लम होता है जहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन तुम्हारा जो लैपटॉप में कंप्यूटर में प्रेजेंट होता है उसे चोरी कर लिया जाता है और बिना तुम्हारे कंसेंट के यूज किया जाता है कहीं और। थेफ्ट क्या होता है, थेफ्ट मीन्स स्टीलिंग इंफॉर्मेशन और हार्डवेयर, ठीक है। इसका सिंपल से मतलब है कि इंफॉर्मेशन को स्टील करना, है ना, जो हार्डवेयर में हो उसे स्टील कर देना। उसके बाद क्या है फिजिकल, वेयर अ पर्सन में स्टील योर, फिजिकल का क्या मतलब होता है, जहाँ पे तुम्हारा जो कोई पर्सन है वो तुम्हारा डेस्कटॉप या फिर कंप्यूटर लैपटॉप को ही चोरी कर लेगा। क्लियर है। आइडेंटिटी, वेयर अ हैकर स्टील योर पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड अज्यूम्स योर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में क्या होता है, जो हैकर है ना वो तुम्हारे डाटा को यूज करेगा तुम्हारे खिलाफ और किसी और को टेक्स्ट करेगा तुम बन के, तो वो चीज है आइडेंटिटी थेफ्ट। सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होता है, दिस इज स्टीलिंग ऑफ सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स यूजिंग एंड डिस्टर्बिंग अनलाइसेंस्ड एंड अनऑथराइज्ड कॉपीज। यानी कि तुम लोगों का जो है सॉफ्टवेयर का जब स्टील होता है तो इसे हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी। वायरस क्या होता है, वायरस जो होता है वो कंप्यूटर प्रोग्राम में आता है जिसकी वजह से वो तुम्हारे डाटा को डैमेज करता है और कंप्यूटर प्रोग्राम से बहुत सारे डाटा को स्टील कर लेता है ना। वॉर्म्स क्या होता है, वॉर्म्स तुम लोगों का एक ऐसा वायरस होता है जो कि रेप्लिकेट करता है, बहुत जल्दी फैल जाता है पूरे लैपटॉप में कंप्यूटर में। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, ट्रोजन हॉर्स डिस्टिंग्विश इटसेल्फ, इट अपीयर टू बी यूजफुल सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसमें होता है क्या, ट्रोजन हॉर्स तुम्हें लगेगा कि यूजफुल सॉफ्टवेयर है लेकिन धीरे धीरे करके वो तुम्हारे डाटा को लीक करेगा और तुम्हारे लैपटॉप में जितने भी इंफॉर्मेशन है वो हैकर को देते रहता है। ऑनलाइन प्रेडेटर क्या होता है, ऑनलाइन प्रेडेटर पीपल हु ट्रैप यू इनटू इनएप्रोप्रिएट रिलेशनशिप, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली ये होता है कि ऑनलाइन अगर बाई चांस किसी को डेट कर रहे हो, ठीक है, तो वो तुम्हें ट्रैप कर सकता है ना, ट्रैप कर सकता है। उसके बाद तुम्हारे गलत चीज यानी कि मिसयूज कर सकता है तुम्हारे डाटा को, अगर तुम कुछ इंफॉर्मेशन उसे दे रहे हो तो वही है ऑनलाइन प्रेडेटर, यानी कि ऑनलाइन जो इंसान जो तुम्हारे बेसिकली तुम्हारे प्राइवेसी को बेसिकली एक्सप्लॉइट करता है वो ऑनलाइन प्रेडेटर में आ जाएंगे। इंटरनेट स्कैम में क्या होता है, बेसिकली इसमें ये होता है कि तुम्हारे कंप्यूटर में कोई लिंक आएगा, उस पर क्लिक कर दोगे, तुम्हारे बैंक का जितना पैसा वो उड़ जाएगा तो फिर कंप्यूटर हैक हो जाएगा, तो वही इंटरनेट स्कैम्स है। प्रोटेक्टिंग योर डाटा, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो डाटा को, सबसे पहले बहुत टफ पासवर्ड रखो और ऐसा पासवर्ड रखो कंप्यूटर में लॉगिन करने से पहले जो प्रेडिक्टेबल ना हो। इंस्टॉल एंटीवायरस और फायरवॉल को इंस्टॉल करके रखो। इंक्रिप्ट डाटा, दिस यूजुअली डन बाय बैंक्स एंड कंपनीज, ठीक है। डाटा को इंक्रिप्ट करके रखा करो, ये बेसिकली बैंक्स यूज करते हैं और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं। सिक्योर साइट, बेसिकली हमेशा सिक्योर साइट्स पे ही विजिट करो, इधर उधर की गलत साइट पे विजिट करोगे तो तुम्हारा डाटा जो है वो खतरे पे होगा। चलो स्टार्ट करते हैं यूनिट 4 को जो कि है एंटरप्रेन्योरल स्किल। तैयार हो, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है, 1 2 3 4 5 टॉपिक को कवर अप करना है ना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेशन 1 एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी को पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्या बता रहा देखते हैं, है ना। एंटरप्रेन्योर्स रन देयर बिजनेस इन अ मार्केट। एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, वो ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जो अपने बिजनेस को रन करते हैं मार्केट के अंदर। द मार्केट हैज पीपल हु बाय प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड पीपल हु सेल देम आल्सो, यानी कि द मार्केट हैज पीपल हु बाय प्रोडक्ट, ठीक है। मार्केट में ऐसे लोग होते हैं जो प्रोडक्ट को बाय करते खरीदते हैं, एंड सर्विसेज एंड पीपल हु सेल देम आल्सो, ठीक है। एंड पीपल जो है वो सेल करते हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि ऐसे लोग जो मार्केट में चीजों को खरीदते हैं और फिर उसे बेचते हैं वो एंटरप्रेन्योर्स कहला सकते हैं। व्हेन पीपल आर बाइंग एंड सेलिंग फ्रॉम ईच अदर इट इज हेल्पफुल फॉर एवरीवन बिकॉज एवरीवन इज इन्वॉल्व मेक्स द मनी, यानी कि लोग पहले खरीदते हैं फिर बेचते हैं तो इससे क्या होता है, सबको फायदा होता है, सभी पैसे बनाते हैं। दिस इज हाउ एंटरप्रेन्योर्स हेल्प इन ग्रोइंग द एरिया एंड सोसाइटी, ठीक है। इससे क्या होता है कि एंटरप्रेन्योर जो है वो हेल्प करते हैं कोई भी सोसाइटी को डेवलप करने में और बेसिकली कैश फ्लो का बेसिकली जो तुम लोगों का प्रोसेस है उसे तेज करते हैं।
व्हाट डू एंटरप्रेन्योर्स डू व्हेन दे रन देयर बिजनेस। एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? ये बेसिकली स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं, बड़े बिजनेसमैन होते हैं जो अपने बिजनेस को रन करते हैं, इन्हीं एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। अब यार व्हाट डू एंटरप्रेन्योर्स डू व्हेन दे रन देयर बिजनेस, क्या क्या करते हैं एंटरप्रेन्योर जब वो अपने बिजनेस को रन करते हैं, ये समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? फुलफिल कस्टमर नीड, ठीक है, वो कस्टमर की नीड को समझते हैं कि कस्टमर को क्या चाहिए और उसके नीड्स को फुलफिल करते हैं। यूज लोकल मटेरियल, जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स है वो इंडिया के लोकल मार्केट से चीजों को खरीदते हैं, उसे यूज करते हैं प्रोडक्ट में, जिससे जो है कैश फ्लो चलते रहता है, गरीबों को भी पैसा मिलता है। हेल्प सोसाइटी, वो सोसाइटी को हेल्प करते हैं, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल करवाते हैं लोगों को, कम प्राइस में वो बेसिकली अवेलेबल करवाते हैं गुड्स को। अगर फॉरेन से कोई चीज आ रहा है तो उससे क्या होगा, फॉरेन से आ रहा है तो वो महंगा होगा, लेकिन अगर इंडिया पे कोई चीज बन रहा है तो वो चीज कंपेरेटिवली सस्ता होगा और अच्छा होगा, है ना। क्रिएट जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो जॉब्स को क्रिएट करते हैं, गरीब लोगों को रोजगार देते हैं, जिससे जो है सोसाइटी में यानी कि बेसिकली जो बैलेंस है वो मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। लोअर प्राइस ऑफ गुड प्रोडक्ट, मैंने बोला कि एंटरप्रेन्योर जो भी गुड बनाते हैं वो लोअर प्राइस का होता है ना। भारती द ज्वेलरी क्वीन, ये एक स्टोरी है बेसिकली, तुम्हारे एग्जाम में कम चांसेस है पूछा जाने का, लेकिन पढ़ लेना, तुम्हारे एग्जाम में बाई चांस क्यों रिस्क लेना, पढ़ लेना, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेशन 2 को स्टार्ट करते हैं जो कि क्वालिटीज एंड फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, क्या क्या क्वालिटीज होता है, क्या क्या फंक्शन होता है एंटरप्रेन्योर का, वो समझते हैं। तो ये चार्ट तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा, हो सकता है तुम लोगों को उतना अच्छा से विजिबल ना हो, तुम लोगों को ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना। ये कुछ क्वालिटीज है एंटरप्रेन्योर्स का, तो याद कर लेना, है ना। क्या है एक बार पढ़ लेते हैं, क्या है पढ़ लेते हैं, क्या है पढ़ लेते हैं। हाँ, यू मस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, यू शुड बी कॉन्फिडेंट एंड टेक बिजनेस डिसीजन, यानी कि ये क्वालिटी होता है एंटरप्रेन्योर का कि वो खुद पे बिलीव करते हैं, वो कॉन्फिडेंट रहते हैं और बिजनेस के लिए सही डिसीजन लेते हैं। कुछ इसी टाइप का तुम लोगों का क्वालिटीज है, याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं, ये कुछ फंक्शन है तुम्हारे एंटरप्रेन्योर का, क्या फंक्शन है भैया बता दीजिए। फंक्शन क्या है? वो अच्छे से डिसीजन लेते हैं, उनका डिसीजन लेने का प्रोसेस स्लो होता है, करेक्ट डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट क्या? मैनेज द बिजनेस, वो अपने बिजनेस को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, इनकम को डिवाइड करते हैं, इधर उधर इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं ताकि उनका बिजनेस जो है और फैले। रिस्क को लेते हैं, बिना रिस्क के कुछ भी हासिल नहीं होता, तो जीवन में रिस्क ये लेते हैं एंटरप्रेन्योर। क्रिएट अ न्यू मेथड आइडियाज फॉर अ प्रोडक्ट, वो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स को मार्केट पे लाते हैं जो जिसकी नीड होती है लोगों को, एंड इसलिए वो बड़े एंटरप्रेन्योर भी फ्यूचर में बन पाते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेशन 3 स्टार्ट करते हैं। क्या क्या मिथ्स है एंटरप्रेन्योरशिप का वो देख लेते हैं, क्या क्या मिसकंसेप्शन है, ठीक है। पहला क्या है? द मिसकंसेप्शन इज दैट एवरी बिजनेस आइडिया नीड टू बी यूनिक और स्पेशल, यानी कि ये मिसकंसेप्शन है कि कोई भी बिजनेस को बड़ा होने के लिए जो आइडिया है वो हमेशा यूनिक होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। द मिसकंसेप्शन वी हैव इज दैट पर्सन नीड्स टू हैव अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। हम लोगों के अंदर ये थिंकिंग है कि कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत पैसे चाहिए, नहीं, तुम स्मॉल लेवल से भी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट मिसकंसेप्शन क्या है? बिग बिजनेस इज एन एंटरप्रेन्योर, यानी कि जो बड़े बिजनेसमैन है वही एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं, ये एक मिथ है। कोई भी छोटा छोटा बिजनेस भी एंटरप्रेन्योर कहलाता है। नेक्स्ट क्या है? एंटरप्रेन्योर आर बोर्न नॉट मेड, ठीक है। ये मिसकंसेप्शन है कि जो एंटरप्रेन्योर है ना वो बर्थ बाय बर्थ ही एंटरप्रेन्योर रहता है और वो खुद से नहीं बनते, ये मिथ है, क्योंकि हर एंटरप्रेन्योर खुद के मेहनत से ही बेसिकली ऊपर जाता है, बहुत कभी अपने फैमिली के वेल्थ को यूज करके एंटरप्रेन्योर बनते हैं। सेशन 4 क्या? एंटरप्रेन्योरशिप एज अ करियर ऑप्शन, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप तुम्हारे करियर ऑप्शन में कैसा है? अ करियर इज अ लाइन ऑफ वर्क दैट अ पर्सन टेक्स फॉर लाइफ, देयर आर दो वेज अ पर्सन कैन अर्न अ लिविंग, दो वेज से अपना पर्सन जो है वो लिविंग को अर्न कर सकता है। सबसे पहले सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकता है, खुद के तरीके को इवॉल्व कर सकता है, जैसे कि मैं तुम लोगों को यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ तो ये मेरा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है ना। बेसिकली मैं किसी के अंडर नहीं काम कर रहा हूँ, मेरा खुद का ऑर्गेनाइजेशन है एंडिंग एजुकेशन, तो ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आ गया। वेज एम्प्लॉयमेंट, अगर मैं अपने नीचे ग्राफिक डिजाइनर को रख रहा हूँ, तुम्हारे एडिटर्स को रख रहा हूँ, तो वो तुम लोगों का वेज एम्प्लॉयमेंट में आ जाएगा। अब पर्सन हु बिकेम एन एंटरप्रेन्योर गोज थ्रू अ करियर प्रोसेस, ठीक है। जो भी एंटरप्रेन्योर बनता है वो करियर प्रोसेस से गुजरता है। दिस प्रोसेस इज एज फॉलो, पहले जो एंटरप्रेन्योर है वो मार्केट को इंटर करता है, मार्केट को समझता है कि कहाँ पे वो बेस्ट कर सकता है, सर्वाइव। उसके बाद वो प्रोडक्ट को बेसिकली लॉन्च कर देता
लेता है, उसके बाद सर्वाइव करता है कि हाँ भाई धीरे धीरे करके वो अपने प्रोडक्ट्स को ब्रांडिंग करता है, धीरे धीरे लोगों तक पहुंचाता है, तो वो सर्वाइव करता है। वैसे अर्न स्टार्टिंग से ही नहीं होने लगता है। फिर क्या ग्रो, अब लोगों को पसंद आने लगेगा उसका जो प्रोडक्ट है, तो उसका जो बिजनेस है वो धीरे धीरे एक एक स्टेप करके ग्रो होने लगेगा, है ना। स्टार्ट करते हैं हमारे आखिरी यूनिट को, 5वें यूनिट को, जो कि है हमारा ग्रीन स्किल, है ना। यहाँ तक हम लोगों का वीडियो कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। तो अगर मेरा एफर्ट इतना सभी पसंद आता है ना, तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करता हूँ, तो एक सब्सक्राइब डिजर्व करता है, क्योंकि क्लास 11 क्लास 12 में तुम्हारे आयु में तुम्हारे हाथ पकड़ के ऐसे ही रहने वाले हैं, तो सब्सक्राइब कर देना। देखो अब है हमारा ग्रीन स्किल। ग्रीन स्किल नाम को पकड़ो, यहाँ पे हम लोगों को चीजों के बारे में पढ़ना है जो कि तुम्हारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है। तो बेसिकली यही हम लोगों का कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में इस पे अच्छे से पढ़ना है। सेशन 1 स्टार्ट करते हैं, जो कि है सोसाइटी एंड एनवायरमेंट। क्या लिखा हुआ है, ओवर द पास्ट ईयर्स, ठीक है, कुछ बीते हुए कुछ सालों में विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट देयर हैज बीन इंक्रीज इन एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। बहुत ज्यादा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे। तुम्हारा जो है फार्मिंग के लिए लैंड कम होते जा रहा है, उसके साथ तुम्हारा जो है पॉल्यूशन, जो एयर पॉल्यूशन है वो बढ़ रहा है, वाटर पॉल्यूशन है वो बढ़ रहा है, ठीक है। पेस्टिसाइड्स यूज हो रहा है जिससे तुम्हारा सॉइल खराब हो रहा है, बट इट हैज लीड टू द सॉइल एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। इससे सॉइल और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। वी नीड टू प्लान द यूज ऑफ रिसोर्सेज, हमें कैसे रिसोर्सेज को यूज करना है उसके लिए प्लान बनाना होगा जो कि सस्टेनेबल मैनर में हो, ठीक है, जिससे हमारे फ्यूचर जनरेशन को भी जो बाकी सारी रिसोर्सेज अभी है वो मिल पाए। एग्जाम्पल देता हूँ कि अभी हम सारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करेंगे तो क्या 50-60 साल बाद, 100 साल बाद हमारे जो बच्चे होंगे क्या उन्हें वो रिसोर्सेज मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो इसलिए हम लोगों को सारी चीजों को सेव करके रखना होगा। चलो आगे क्या है, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? बचपन से पढ़ते आ रहे हो, प्रेप क्लास से तो नहीं बोलूंगा, लेकिन 5th-6th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? ये ऐसा डेवलपमेंट होता है जो सेटिस्फाई करता है नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द कैपेसिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, गारंटी द बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ, केयर ऑफ एनवायरमेंटल एंड सोशल वेलबींग। यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सिंपल से ये मतलब होता है कि तुम लोग बेसिकली खुद के जितने भी नीड्स है उसे पूरा कर रहे हो बिना एनवायरमेंट को हार्म किए, उसका फुल पोटेंशियल पे यूज किए। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि अपने आप को भी ग्रो कर रहे हो और ज्यादा एनवायरमेंट को भी डिग्रेड नहीं कर रहे हो। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यही प्रोसेस होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है? इसका इंपॉर्टेंस ये है कि एनवायरमेंट जो है वो बचा रहता है। कुछ स्पीसीज जैसे कि बहुत जो पहले मिलते थे वो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। तो मेरे को एक बात बताओ कि जो स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुए क्या उसे हम लोग दोबारा ला सकते हैं? कभी नहीं ला सकते। एक बार एक्सटिंक्ट हुआ तो जिंदगी भर एक्सटिंक्ट हो गया। हम लोग उसके बारे में बस जान सकते हैं कि हाँ ऐसा प्राणी था, ऐसा प्राणी फ्यूचर पे था, लेकिन हम लोग कभी उसे देख नहीं सकते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से हम लोग बेसिकली स्पीसीज को भी बचाते हैं। प्रॉब्लम रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या क्या प्रॉब्लम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का? वो है फूड, द अमाउंट ऑफ रिच फर्टाइल लैंड नीडेड टू ग्रो क्रॉप सच एज व्हीट, आइस, ईटीसी एक्सेट्रा बिकमिंग लेस। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? जैसे कि हम लोगों को जिंदा रखने के लिए फूड चाहिए, खाना चाहिए। अब हम लोगों को फूड को खाने के लिए रिच फर्टाइल लैंड चाहिए क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, लेकिन जो फर्टाइल लैंड है वो जो है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। क्योंकि जो पॉपुलेशन हम लोगों का जल्दी जल्दी इंक्रीज हो रहा है उसके चलते लैंड भी यूज होते जा रहे हैं। सॉइल न्यूट्रिएंट्स आर आल्सो गेटिंग डिप्लेटेड, यानी कि कम लैंड से, जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो लैंड यूज हो रहा है और क्रॉप्स के लिए लैंड कम बच रहा है, तो एक ही लैंड पर हम लोग ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, उससे ज्यादा क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, तो लैंड भी डिप्लीट हो रहा है। क्लियर है? वाटर, हम लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे पानी के पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो पानी भी चाहिए अलग अलग चीजों के लिए, तो उसके लिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो भी डिप्लीट होते जा रहा है। समझ गए होंगे? फ्यूल, हम लोग फॉसिल फ्यूल पेट्रोलियम कितना यूज कर रहे हैं तुम्हें पता है? एक टाइम पे 70-80 साल बाद, 60 साल बाद हमारा फॉसिल फ्यूल पेट्रोलियम पूरा खत्म होने वाला है। तो ये चीज है प्रॉब्लम कि हम लोग अपने आप को यानी कि ग्रो करने के लिए सारी चीजों को खत्म कर दे रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंक्लूड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस चीज को इंक्लूड करता है पढ़ लेते हैं। Reducing excessive use of resources and enhancing resource conservation, यानी कि हम लोग जो है जो रिसोर्सेज का यूज है उसे थोड़ा घटा लें और
उसी रिसोर्सेज से ज़्यादा आउटपुट निकालने का कोशिश करें, रिसाइकल करें, रीयूज करने करें एक ही चीज़ को, यानी कि जो बुक्स है उसे रिसाइकल कर दें ताकि उसी से नया बुक बन पाए। प्लास्टिक को ज़्यादा से ज़्यादा रीयूज करें, नए प्लास्टिक को ना बनाएं। साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, बायो रिसोर्सेज का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज को, प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, ज़्यादा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मटेरियल को बना सकते हैं, टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं जिससे हम लोगों का जो है बाकी सारी चीज़ों को खर्चा कम पड़े। हम लोग सोलार पैनल लगा सकते हैं अपने घर को, वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, उसके साथ विंड एयर यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, जिससे तुम लोगों का इलेक्ट्रिसिटी बनेगा और बाकी सारी चीज़ों पे कम लोड आएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल यही है कि इसका एजेंडा यही है कि बेसिकली फ्यूचर के लिए, जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी रिसोर्सेज को बचा के रखें ताकि फ्यूचर में जो जनरेशन हो वो भी इसका फायदा उठा सके और जो स्पीसीज है वो भी हमारा एक्सटिंक्ट ना हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव क्या है, इसे याद कर सकते हो, है ना। आगे बढ़ते हैं। सस्टेनेबल प्रोसेस, सम प्रैक्टिस सच एज ऑर्गेनिक फार्मिंग, है ना। कुछ प्रैक्टिसेस जैसे कि तुम लोगों का ऑर्गेनिक फार्मिंग, वर्मिंग कंपोस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ही अच्छा मेथड होता है जिससे हम लोग अपने इन्वायरमेंट को बचा के रख सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो फार्मर यूज कर सकते हैं जिससे उन्हें केमिकल पेस्टिसाइड्स ज़्यादा यूज नहीं करना पड़ेगा, फर्टिलाइजर यूज नहीं करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, जिससे होगा कि तुम्हारा जो सॉइल का फर्टिलिटी है वो डिग्रेड नहीं होगा। समझ में। दे यूज ऑर्गेनिक नेचुरल फर्टिलाइजर सच एज काउ डंग, ठीक है। फार्मर तुम्हारे काउ डंग को यूज कर सकते हैं जिससे जो तुम्हारा सॉइल का फर्टिलिटी है वो भी तुम लोगों को खराब ना हो और न्यूट्रिएंट्स मिल जाए सारे क्रॉप्स को। क्लियर है। कुछ बेसिक चीजें हैं, ये चीजें तुमने अपने ज्योग्राफी में आराम से पढ़ा होगा। अब स्टार्ट करते हैं सेशन 2 में, जो कि आवर रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमारा क्या रोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में वो देखते हैं। क्वालिटी एजुकेशन, हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो अभी नए जनरेशन वाले बच्चे हैं उन्हें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बताना चाहिए ताकि 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 उन्हें अभी से पता चले कि अपने रिसोर्सेज को कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग, और फ्यूचर में जाके वो फिर अपने जो सारे रिसोर्सेज है वो बचा सकते हैं उसे, ठीक है। अभी के जनरेशन को एजुकेट करेंगे तो फ्यूचर में वो चीज़ काम आएगा। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, हम लोगों को जो बाहर है वहाँ पे डेफिकेशन नहीं करना चाहिए, हम लोगों को बेसिकली बाहर बाथरूम नहीं जाना चाहिए, ये कुछ है हम लोगों का चीज़ें। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, हम लोगों को सोलर पैनल यूज़ करना चाहिए, विंड मिल्स यूज़ करना चाहिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहिए, हाइड्रो पंप का यूज़ करना चाहिए वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टडी एंड फाइंड गुड जॉब टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ विद फैमिली, वर्क हार्ड एंड कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से काम करो ताकि तुम सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सको। नेक्स्ट क्या है, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, टू रिड्यूस इनइक्वालिटी वी कैन, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बी हेल्पफुल टू वन अदर, एक दूसरे को हम लोगों को हेल्प करना चाहिए, हम लोगों को सभी से जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली रहना चाहिए। इंक्लूड एवरीवन व्हाइल वर्किंग और प्लेइंग, अगर हम लोग खेल रहे हैं तो सबको एक साथ खेलना चाहिए, ऐसा नहीं खेल रहे तो कुछ लोगों को छोड़ दिया अकेले खेल रहे, नहीं वैसा नहीं है। अब सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिकेशन देख लेते हैं। क्रिएटिंग सस्टेनेबल सिटीज, सेव एनर्जी बाय स्विचिंग ऑफ लाइट, ठीक है। ये बेसिक चीज है कि अगर तुम लोग रूम से निकल रहे हो तो लाइट को स्विच ऑफ करो, फैन को स्विच ऑफ करो जिससे इलेक्ट्रिसिटी बचेगी, है ना। नेचुरल लाइट को यूज करो, सुबह के टाइम ज़्यादा पढ़ो, सुबह के टाइम जो लाइट्स को ऑफ रखो, है ना। फिर एलईडी बल्ब का यूज करो जहाँ पे तुम्हारे कंजप्शन है इलेक्ट्रिसिटी का वो कम हो। रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर और प्रोड्यूसर में क्या है, हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक को, पेपर को, ग्लास को रीयूज करना चाहिए, हम लोगों को क्लोथ बैग को मार्केट को ले जाना चाहिए, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक को अवॉइड करना चाहिए। डोनेट थिंग्स वी डू नॉट सच एज क्लोथ्स, जो भी कपड़े तुम नहीं पहनते हो, बुक्स को नहीं पढ़ते हो, उसे डोनेट कर दो दूसरों को ताकि वो खरीदे ना ज़्यादा। बाय एंड ईट सीजनल फ्रूट एंड वेजिटेबल फ्रॉम लोकल, ठीक है। तुम लोगों को जो फ्रूट्स है सीजनल वाले उसे खरीदो लोकल मार्केट से ताकि उन्हें भी बेनिफिट हो, ठीक है। रिपेयर लीकिंग टाइप्स एंड पाइप्स और टैप्स, यहाँ पर बेसिकली क्या है कि कोई भी पाइप लीक कर रहा है, टैप से पानी छू रहा है तो उसे रोको, क्योंकि धीरे धीरे पानी अगर सब कोई गिराएंगे ऐसे ड्रॉप करके तो बहुत पानी वेस्ट होता है। क्लियर है। प्रोटेक्ट लाइफ बिलो वाटर, क्या है प्रोटेक्ट, टन्स ऑफ प्लास्टिक इज फाउंड इन सी, बहुत गलत बात है कि बहुत सारे टन्स ऑफ प्लास्टिक जो है
जाते हैं, जिसकी वजह से जो वाटर पोल्यूशन वो होता है, उसके साथ साथ एक्वेटिक लाइफ भी बहुत ज़्यादा हार्म होता है। तो ये सारी चीज़ों को तुम स्टॉप कर सकते हो। प्रोटेक्ट लाइफ ऑन लैंड, बेसिकली ट्रीज को तुम कट करोगे, फॉरेस्ट को कट करोगे तो इससे क्या होगा, पहले तो O2 का मात्रा कम होगा, जिससे तुम लोगों का पॉल्यूशन इंक्रीज होगा। बहुत सारे जो एनिमल के स्पीसीज है वो तुम लोगों का एक्सटेंड होगा। तो ये सारी चीजें क्या करना है, तुम लोगों को ज्यादा से ज्यादा ट्रीज को प्लांट करना है, माउंटेन को, वैलीज को, ट्रीज को कटने से बचाना है, जिससे तुम्हारे जो एनिमल है, वाइल्ड एनिमल का घर है वो बचे, और जो हमारे इंसेक्ट्स है, एनिमल है, वो एक्सटेंट ना हो। क्लियर है, समझ आ गया? एंड आई थिंक दिस इज इट। नहीं, हाँ, आई थिंक दिस इज एक डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का तो अलग वीडियो आएगा, वन शॉट है ना, उसका भी वन शॉट बहुत जल्दी आने वाला है। तो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना प्लीज, इतना एफर्ट कर रहा हूँ तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर देना। होप सो सारी चीजें क्लियर हुई होगी, एंड बाकी एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट छोड़ देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।